एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत किया जाता है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड सारी क्वेरीज को कवर किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो कि हमारे बेसिक्स का काम करेगा। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूजफुल है और अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में भी ये सारी क्वांटिटीज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। इसलिए आप लोग इस लेक्चर को बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़िएगा। जैसे कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और भी ढेर सारे मॉडल्स पढ़े, लेकिन बोहर का मॉडल आपको पहली बार यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल को हम लोग बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं और वो मॉडल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पता होंगे। चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा? चार्ज, इसका फॉर्मूला तो 10th में पढ़ा था आपने, Q इक्वल टू N इंटू E। अब यहां पर N क्या होता था? N इज इक्वल टू, ये इंटीजर हुआ करता था, इंटीजर में आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एज सो ऑन, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जितने भी हैं। और E क्या होता था? लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज एक बार फिर से याद करिए, 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 19 कूलम, है ना। अब इसको ईएसवी में कन्वर्ट किया था, याद करो भाई, याद करो, 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर कितना? माइनस का 10 ESU। क्या था ये? ESU, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ये क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये चार्ज है बेटा, और इस चार्ज के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं। आगे चल करके न्यूमेरिकल्स हम आपको दिखाएंगे। यहां पर देखेंगे कि अगर कोई भी बॉडी चार्ज को या तो लूज कर रही है या फिर गेन कर रही है, तो वो हमेशा क्या होगी? एक कंप्लीट नंबर में होगी। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई बॉडी है, उसके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होगा चार्जेस का, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का, वो कितना होगा? या तो 1E होगा, 2E होगा, 4E होगा, 10E होगा, ठीक है, 50E होगा, 100E होगा। ये तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है 10.56E, ऐसा पॉसिबल नहीं है 9.65E, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये जो चार्जेस का ट्रांजैक्शन होने वाला है, ये जो आवेश का लेन देन होने वाला है, वो हमेशा क्या होगा? एक कंप्लीट नंबर होगा। 1E, 2E, 10E, 50E, एनीथिंग, बट कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है और आप भी अपने भेजे में भेज लीजिए, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, और इस बात को हम लोग प्रूव भी करेंगे। किसके द्वारा प्रूव करेंगे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? मिलिकन्स। क्या नाम था? मिलिकन्स। और मिलिकन्स ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इसकी हेल्प से मिलिकन ने प्रूव किया था कि चार्ज का जो ट्रांजैक्शंस होता है वो हमेशा 1E, 2E, 4E कुछ भी हो सकता है, बट कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो जब हम लोग मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप मेथड इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, तब इसके बारे में और डिटेल बात कर लेंगे। अब हमारा दूसरी बात, यहां पर चार्ज के बारे में दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक तो चार्ज होता क्या है, ये हो गया आपका, और चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर मान लो चार्ज एक से ज्यादा हो तब, चार्ज जब क्या हो? एक से ज्यादा हो। तो ये है, मान लो देखिएगा, ये है एक चार्ज Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, और इसके बीच की डिस्टेंस है R। तो दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले
अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, हाँ बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, नहीं बोले, अरे बोलिए भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां पर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, ये कहां पर लगेगा, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स दो टाइप का होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और दूसरा रिपल्शन फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, रिपल्शन फोर्स क्या होगा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यहां पर इस फोर्स को, यानी जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके बीच में फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, इसको बताया था कूलम ने। तो इस फोर्स को समझने के लिए हमें कूलम्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स F इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में D इंटू क्या, R स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हम सारी चीजों को एक बार लिख ले। यहां पर Q1 Q2 क्या है, ये चार्जेस हैं, चार्जेस करते, चार्जेस ऑन पार्टिकल्स, ठीक है, ये पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस हैं। फिर क्या है, डी है, डी क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वाटर के लिए कितना होता है, 82 होता है। वहीं पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग में देखिएगा VACUUM, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वैक्यूम की स्पेलिंग में, ध्यान दीजिएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर या फिर वैक्यूम कितना होता है, 1। और इस चैप्टर में हमें जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना है वो कितना लेना है, 1 लेना है। क्यों, क्योंकि हम मीडियम यहां पर कौन सा लेने वाले हैं, एयर लेंगे या फिर वैक्यूम लेंगे, अदर मीडियम यहां पर यूज नहीं होगा। वाटर हुआ, मिथेनॉल हुआ, बेंजीन हुआ, एनीथिंग जो अदर सॉल्वेंट्स हैं, इन सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज हम लोग सीबी में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग एल्किल हैलाइड चैप्टर में पढ़ेंगे, जीओसी जब कवर कर रहे होंगे थोड़ा बहुत वहां पर भी डिस्कस होगा। और साथ ही साथ हम लोग जो मेन डिस्कशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का करने वाले हैं वो किस में करेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम में करने वाले हैं। तो यहां पर हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ ये था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कहां पर, इसमें कहां किसका लेना है, एयर का या फिर वैक्यूम का लेना है, सॉल्वेंट का यूज नहीं करना है, ठीक है। और फिर r क्या है बेटा, r जो है ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये आपका r था, ये डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और k क्या होता है, ये देखिएगा k जो होगा, k को हम लिखेंगे क्या, k इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो है वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ऑलवेज इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, कितना होगा, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ये किस यूनिट में है, ये एसआई यूनिट में है, किस यूनिट में है, एसआई यूनिट में है। और अगर हम सीजीएस में बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये किस यूनिट में, इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस में 1 होगी और एसआई में 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 होगी। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, तो ये एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ स्पेस बोलते हैं। और इसका अगर देखा जाए डिटेल
हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में, यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं है कि इसको हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये है कि इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जो कि 9 × 10⁻⁹ ये है, और सीजीएस यूनिट में कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो हमने बोला था कि ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो हमारे पास चार्ज दो टाइप के मिलने वाले हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए रिमूव करते हैं। तो अगर हमें देखना है क्या कि चार्जेस कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। यहां पर दो टाइप का चार्ज हो सकता है। पहला हो सकता है बेटा सिमिलर चार्ज। तो पहला फॉर सिमिलर चार्ज। तो अगर मान लो बेटा सिमिलर चार्ज है तो क्या होगा, सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, पीछे की तरफ धक्का देगा, ठीक है। समझ में आई बात। अगर लड़के लड़के की शादी कराएंगे तो क्या होगा, वो दूर भगाएगा, नहीं करनी है, ठीक है। लड़की लड़की की शादी कराएंगे तो क्या करेगा, अरे नहीं 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 करनी है, नहीं करनी है। तो यहां पर क्या होगा, सिमिलर चार्ज है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो सिमिलर चार्ज होगा तो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ये देखिए रिपल्सन फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और अगर हमारा कैसा है, डिसिमिलर चार्ज है, चार्ज कैसा है, डिसिमिलर है, तो हमारा जो फोर्स लगने वाला है वो कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन, ये बुलाएगा, है ना। जो चार्जेस अलग अलग होंगे तो फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। और अगर मतलब चीजें एक जैसी होंगी तो रिपल्सन लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिसिमिलर चार्जेस के लिए, ठीक है। अब हम यहां पर क्या जनरेट होगा, एक एनर्जी जनरेट होगी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, चलो U से लिख दिया हमने। U इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में क्या, R। K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। और यहां पर आपका D भी हो सकता है, यहां पर आपका D भी हो सकता है। तो अगर D हम रख रहे हैं यहां पर, देखिएगा अगर हम D रख रहे हैं तो D की वैल्यू क्या रखेंगे, ऑलवेज 1 रखेंगे। इस चैप्टर में मैंने बोला है D जहां भी दिखेगा आपको वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो आप लिख सकते हो K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या Q1 इनटू क्या Q2 अपॉन में क्या R लिख सकते हो, और D की वैल्यू 1 कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम अगर यहां पर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फिर से पूछ सकते हो। इस चीज को हम रिपीट करवा भी देंगे, ठीक है। नीड पड़ेगी जैसा ऐसा हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज से हमारा एक कंसर्न पूरा हुआ कि अगर बेटा आपको, मैं ऊपर लिखता हूं एक बार, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो आप मान करके चलिए कि ये चार्जेस जो हैं वो सिमिलर हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, यानी दोनों चार्ज जो हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर होंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और ये क्या इंडिकेट करेगी, ये इंडिकेटिंग क्या इंडिकेट करे, इंडिकेटिंग कौन सा फोर्स, बिल्कुल सिमिलर चार्ज के बीच में लगता है कौन सा, रिपल्सन फोर्स। ये लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये रिपल्सन फोर्स लगेगा। और अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो चार्ज कैसा होगा, डिसिमिलर होगा, डिसिमिलर होगा, चार्ज होगा डिसिमिलर। और अगर चार्ज डिसिमिलर होगा तो इंडिकेट करेगा, इंडिकेटिंग क्या, इंडिकेटिंग
एट्रैक्शन फोर्स, ये एट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो आपका चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, यहां पर इस चार्ज पार्टिकल को हम कहीं ना कहीं रखेंगे। अब कहां रखेंगे, अपने घर तो नहीं ले जाएंगे, नहीं आपके घर भी नहीं भेजेंगे इसको हम क्या करने वाले हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, या फिर इसका जो मतलब इसको एकदम रेस्ट में रख करके और इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे। ठीक, तो तीनों कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस होंगी या क्या क्या इफेक्ट होगा पढ़ लेते हैं। पहला यानी ये थर्ड पॉइंट होगा शायद, हाँ थर्ड पॉइंट है। अगर हम चार्ज पार्टिकल को कहां पर रख रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होगा। तो लिख दे रहे इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। ये जो चार्ज पार्टिकल था इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स कब अप्लाई होगा, ड्यू टू, जब इसको हमने कहां पर रखा है, अप्लाइड, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो हमारा क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना अप्लाई होगा यहां पर, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स F E इक्वल टू क्यू इंटू यहां पर कैपिटल E, ये बड़ा वाला E, कैपिटल E, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल E जो होता था वो चार्ज होता था, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना था, 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, है ना। यहां पर देखेंगे ये कैपिटल E यानी बड़ा वाला E, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब हम इसी को किस में रख रहे हैं, यानी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहां पर, मतलब इसको हम एकदम परपेंडिकुलर लगाएंगे। ठीक है, मतलब समझो दिस फोर्स अप्लाइज, ये फोर्स कब लगाएंगे, दिस फोर्स अप्लाइज, अप्लाइड इधर, ठीक है, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड applies in डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसी के एकदम परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, इस फोर्स को यानी मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करना है। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड देन फोर्स क्या होगा, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन के फॉर्म में, सर्कुलर मोशन में चला जाएगा। ये कहां पर चला जाएगा, सर्कुलर मोशन में चला जाएगा। इसको आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो हमारा जो फोर्स जनरेट होगा Fm, मैं ऊपर लिख रहा हूं, एक मिनट, मैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होगा वो क्या होगा, देखिएगा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड B, ये फॉर्मूला हमारा
अप्लाई हो जाएगा। यानी कि हमने चार्ज पार्टिकल को क्या किया, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड में रखने से हमने मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई भी किया, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उसी के एकदम परपेंडिकुलर, चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी के एकदम परपेंडिकुलर हमने क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स निकल कर क्या आएगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। अब यहां पर बी क्या है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो भी आपका डेटा दिया होगा वो हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ना। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो पार्टिकल है आपका, उसको हम क्या करेंगे, रेस्ट में कंसीडर करेंगे। अगर आपका यानी फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा करेंगे और यहां से क्वेश्चन आए भी हैं आईडीज में। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले इसके फॉर्मूले को एक बार जनरेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम कंडीशन लिख रहे हैं, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, हमने कितना ले लिया, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इज अप्लाइड कहां पर, ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ चार्ज पार्टिकल एट, कहां पर था वो, एट रेस्ट में था। देन द काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy acquired by the charged particle is given by, कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करके। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर यम क्या होगा, यम इज इक्वल टू, ये होगा मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, एम क्या होगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा, और v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यहां पर होगा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और ये दूसरा वाला जो v होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये होगा किसमें, वोल्ट में होगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी होगी वो किस यूनिट में होती है, जूल में होती है। और जूल एनर्जी यानी जूल यूनिट जो है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, और ये एनर्जी का जो यूनिट है वो बहुत बड़ा है। तो इस यूनिट को हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जो आपका जूल है, इसका यूनिट कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट कन्वर्जन याद कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आपको पता होगा कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁴ कितना, माइनस का 19 कूलम, है ना। तो हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम से भी है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल देंगे कि 1 इंटू, ये देखिएगा जो आपका E, इसका चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹
कूलम, तो यानी कि हम इसको चेंज अगर करते हैं तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये जो है आपका 1 मिनट सॉरी यहां पर जूल होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो इतने जूल के इक्वल होगा। तो ये आपका यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और आज के लिए बस इतना काफी है। हम लोग अगले दिन मिलने वाले हैं और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के आएंगे। इसी के साथ साथ इसको बहुत रैपिडली फिनिश करेंगे, इसलिए क्योंकि इस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और साथ ही साथ हम लोग मॉडल्स पर आ जाएंगे, रदरफोर्ड्स मॉडल, थॉमसन मॉडल एटसेट्रा एटसेट्रा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।